ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले की। देश की आत्मा पर वो सीधे हमला किया गया। हमने अपने 26 लोगों को खोया। 10 दिन हो गए हैं, आज 11वां दिन है। देश ने पहलगाम के बदले का संकल्प लिया है, वो तो हम लेंगे, लेकिन उसके विकल्प क्या हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और यहां यह बताना जरूरी हो जाता है कि जब उड़ी पर हमला हुआ, यह 2016 की बात है, तो 10 दिन बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, घर में घुसकर मारा था। और 2019 में पुलवामा हुआ, 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे आतंकी हमले में। तो 12 दिन बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। इस बार हम क्या करेंगे वो सरकार करेगी, लेकिन विकल्पों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल भी हैं, बदले की इस खुमारी में हमें कुछ और बातें कतई नहीं भूलनी चाहिए। हम कह रहे हैं, सरकार दावा कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, डेटा है कि ये जो 4 आतंकी थे जिन्होंने ये खुरेजी की, ये हैवानियत की, इनके जो हैंडलर्स थे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में बैठे हुए थे और लगातार संपर्क में थे। तो हमें ये सारी जानकारी है और स्केचेस भी बन गए हैं। तो ये 4 आतंकी हैं कहां? 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए हमले को। कहां खो गए ये आतंकी? कोई बताएगा? आसमान में अदृश्य हो गए, जमीन निगल गई, कहां गए? और इसी के साथ साथ हमले को तो 10 दिन हो गए। 23 अप्रैल को हमारा बीएसएफ का एक जवान पूर्णम कुमार शाह, ये पश्चिम बंगाल वासी है, किसानों के साथ एलओसी पर था। एलओसी पार, गफलत में पार हो गई, पाकिस्तान ने धर दबोचा, वहीं बैठा लिया। पत्नी बीएसएफ वालों से गुहार, अधिकारियों से गुहार लगा रही है, कोई अता पता नहीं। मीडिया भी चुप्पी साधे बैठा है। पूर्णब भी तो हमारा है ना, बीएसएफ का जवान है, उसे भी तो वापस लेकर आना है। तो आपकी राय इन विकल्पों को लेकर, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? और आपके सवाल तो अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, तो उनका रहेगा इंतजार। पहलगाम हमले की, उस आतंकी हमले की, पाकिस्तान के उस दुस्साहस की, उस कारगुजारी की, उस हैवानियत की, और उसका बदला तो हम लेंगे। माकूल जवाब तो देंगे। ऐसा जवाब सदियों तक याद रखे पाकिस्तान। प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं, दुनिया के किसी कोने में ये आतंकी छिपे हों, ढूंढ कर हम निकालेंगे। वो तो हम निकालेंगे। और हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। अब गीदड़ भभकी चाहे जो भी देता रहे पाकिस्तान, हालांकि थोड़ा थोड़ा वो ग्लानी भी आ रही है, थोड़ी घबराहट भी है, थोड़ी बौखलाहट भी है पाकिस्तान में। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, हम 30 साल से ये डर्टी काम करते आ रहे हैं, आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं। आतंक को पाकिस्तान का समर्थन कोई सीक्रेट नहीं। ये बिलावल भुट्टो कल का लौंडा है, ये विदेश मंत्री भी रह चुका है, क्योंकि परिवार राजनीतिक परिवार है। इंडस वाटर ट्रीटी, भारत ने कहा हम इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे वो 80% पानी इंडस, चेनाब और चिनाब और झेलम का। तो आग उगल रहा था ये लड़का, खून बहेगा। अब खुद मान रहा है आतंक को पाकिस्तान का समर्थन कोई सीक्रेट नहीं। अमेरिका भी आंखें तरेर रहा है। वो एक वक्त था, वो 3A बाद में 4A हो गए थे, अल्लाह, आर्मी, अरबिया और अमेरिका, कि भाई ये चलाते हैं पाकिस्तान को। अमेरिका भी कह रहा है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दे, माकूल जवाब दे। लेकिन साथ ही साथ देखिए, हमें किसी पर कोई ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका पर भी नहीं। वो भी अपने हित साधता रहता है। वो इन तानाशाही मुल्कों को, इसमें आतंकवाद को
बढ़ावा देता रहता है, उसकी अपनी राजनीति, रणनीति और कूटनीति है। वो कह रहा है क्षेत्र में बड़ा संघर्ष ना हो, उसामा बिन लादेन को पकड़ लेंगे पाकिस्तान में ही, वहीं नेस्तनाबूद कर देंगे। 20 रुपए के टेंट पर $2 मिलियन का बम और मिसाइल दाग देंगे अफगानिस्तान में। पर मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा, तो पाकिस्तान को जवाब तो देना है, हमने दिया भी है। उड़ी पर हमला हुआ था 18 सितंबर 2016 और 28-29 सितंबर को हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, अब रिटायर हो गए हैं, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान हिल गया था। और पुलवामा में 14 फरवरी 2019 CRPF के हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, घर में घुसकर मारा था। लेकिन अब क्या सिर्फ घर में घुसकर मारने से काम नहीं चलेगा? जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि घर में घुसकर मारेंगे ही नहीं, अब कब्जा भी करेंगे। और पाकिस्तान कह रहा है कि 26 अप्रैल को कहा कि हम तो शिमला समझौता, वो 1972 का समझौता हम सस्पेंड कर रहे हैं। उसमें 2 मोटी बातें थी। द्विपक्षीय वार्ता से मसले सुलझाएंगे भारत और पाकिस्तान, पर पाकिस्तान उसे हमेशा उल्लंघन करता रहता है। वो अपना विधवा विलाप लेकर पहुंच जाता है हमेशा संयुक्त राष्ट्र, वहां सवाल उठाता है। और दूसरा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा जो है, उसका उल्लंघन नहीं होगा, रोज कर रहा है और पिछले 10 दिनों से तो लगातार कर रहा है। तो हम क्यों उसे सैक्रोसैंक्ट, इतना पाक पवित्र माने बैठे हैं? और वो जमीन तो हमारी है, पाक अधिकृत कश्मीर तो हमारा है। तो हम क्यों उसे देने को तैयार बैठे हैं? एक आंकड़ा कम लोग आपको बताते हैं। ये पाक अधिकृत कश्मीर का जो इलाका है कुल 78,114 वर्ग किलोमीटर, और इसमें से अब आप देखिए 1963 में 5,180 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन कब्जा किया हुआ, गैर कानूनी कब्जा। पाकिस्तान ने वो दान में दे दिया चीन को, अपने परम मित्र चीन को। तो हम क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? घुस के मारे ना और वहीं कब्जा कर लें, वो तो हमारी जमीन है। इस विकल्प पर तो मैं आगे बात करने वाला हूं, लेकिन उसके अलावा कुछ आर्थिक विकल्प भी हैं। FATF, अब ये जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्रे लिस्ट होती है इसकी, एक ब्लैक लिस्ट भी होती है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था 2018 से 2022 के बीच। ग्रे लिस्ट में आने के चलते हर साल $10 बिलियन यानी कि 84,479 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था। रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात है पाकिस्तान की। तो भारत क्या पूरा जोर लगाएगा FATF में? फिर से ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट की जरूरत नहीं, उसी में ही होश फाख्ता हो जाएंगे। और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये पैसे देता रहता है पाकिस्तान को। पिछले साल जुलाई में 59,139 करोड़ की एड दी है। ये किस्तों में आती है, रुकवा दीजिए ना। हम जब ये कहते हैं दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, तो IMF पर दबाव डालें, पाकिस्तान को रोके पैसा। प्याला लेकर तो घूम रहा है, भिखारी वाला हाल है। इट्स अ फेल्ड स्टेट, मेक नो बोन्स अबाउट इट। तो उसके कटोरे में भी छेद कर दो। पर इन सब में, और ये तो हम कर देंगे, क्या हम 1-2 अहम बातें भी भूल रहे हैं? लगातार ये दावा किया जा रहा है, तमाम नेशनल चैनल्स आपको बता रहे होंगे और बता रहे हैं कि जी हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। जो ये 4 आतंकी आए, इनके हैंडलर्स के साथ ये लगातार संपर्क साधे हुए थे, वो POK में बैठे हुए थे। और बैसरन, पहलगाम में जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, 100 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से।
तो 10 दिन हो गए हमले को, इनके स्केचेस भी हैं, हम देख रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं कि जो स्लीपर सेल्स थे, आतंकियों से जुड़े हुए लोग थे, उनके मकान जमींदोज किए जा रहे हैं। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं, करिए जमींदोज। लेकिन ये गए कहां आतंकी? 10 दिन हो गए, आतंकी कहां खो गए? इस सवाल का जवाब कोई देने को तैयार क्यों नहीं है? कहां गए ये? और हमारे पास सारी जब जानकारी है, यह बात कोई क्यों नहीं बता रहा? और साथ ही साथ पूर्णम कुमार शॉ, बीएसएफ का हमारे जवान हैं, 23 अप्रैल को एलओसी पार कर गए थे गफलत में। पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हैं। क्या हो रहा है उनके साथ? हम इस बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई चर्चा ही क्यों नहीं हो रही? इन तमाम सवालों पर मैं चर्चा करूं उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मैं आप सबकी नजर करना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, वो इस हमले में मारे गए। परिवार कह रहा है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। 16 अप्रैल को हमले से 6 दिन पहले ही उनकी हिमांशी से शादी हुई थी। 7 फेरे लिए थे हिमांशी ने। हिमांशी क्या कह रही है, इस पर गौर कीजिए। मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं करती। जो हो रहा है मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ लोग जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। ये घर में बैठे हुए व्हाट्सएप वॉरियर बने हुए हैं ना, और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जहर बो रहे हैं खामखा का, और यही पाकिस्तान चाहता है। उनके लिए है ये, ध्यान कीजिएगा। हम शांति चाहते हैं, बेशक हम न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सजा तो देंगे, लेकिन देश के अंदर जहर नहीं फैलाना चाहिए, वो बीज नहीं बोना चाहिए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पहलगाम हमले की बात होगी, देश के संकल्प की बात होगी। पहलगाम के बदले का संकल्प वो तो किया है हमने, देश के सामने क्या विकल्प? और 10 दिन हो गए, आतंकी कहां खो गए? चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड मौजूद हैं। एक और ब्रेव सोल्जर, प्राउड सोल्जर, पीआरओ रह चुके हैं इंडियन आर्मी के, ब्रिगेडियर जगदीप दहिया रिटायर्ड। अशोक सज्जनहार साहब हैं, जाने माने डिप्लोमैट हैं। रोबिंद्र सचदेव विदेश नीति के जानकार हैं, और कारोबार क्या होता है, उसकी अहमियत क्या है, उस पर पारखी नजर बनाए रखते हैं। राजीव डोगरा साहब बेहतरीन डिप्लोमैट, वो भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही साथ कुलदीप खोड़ा साहब डीजीपी रह चुके हैं, अ वेरी ब्रेव पुलिसमैन, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो 10 दिन बाद उड़ी हमले के हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जनरल बिशंबर दयाल, और 12 दिन बाद पुलवामा के हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। 10 दिन तो हो गए हैं। लिमिटेड वॉर एक ऑप्शन है। अब 26 अप्रैल को पाकिस्तान कहता है हम तो सस्पेंड कर रहे हैं शिमला समझौता। फिर ये हम एलओसी को क्यों माने? वो तो हमारा इलाका है, जाकर खूंटा गाड़ दें। जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे ही नहीं, घर में घुस के अब कब्जा भी करेंगे, क्या वो वक्त आ गया है? देखिए संदीप, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसका तो एक बहुत स्पष्ट सा है। देखिए, अगर इस बार हम कुछ वक्त ले लें, पहली बात तो ये है कि सारा भारत एक है इस मुद्दे पर और सब चाहते हैं कि एक कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कार्रवाई ऐसी छोटी कार्रवाई नहीं हो सकती जिसका टेम्पररी इफेक्ट हो। देखिए, पुलवामा में जब हुआ था, बालाकोट जब हमने की, उरी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका इफेक्ट था, लेकिन एक टेम्पररी इफेक्ट था। और हम तब भी कह रहे थे कि एक टेम्पररी इफेक्ट है, विद टाइम इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। अब जब इस किस्म की कार्रवाई की है इन्होंने, जो कार्रवाई अब की है, हमारे 26 जो नागरिक हैं उनको जिस तरह से भारत को दुख दिया है, जिस तरह से आत्मा पर चोट है हमारी। अब प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, आप सब कहते हैं कि आत्मा पर चोट है, तो इसका मतलब इसका जवाब करारा बनता है ना। और ऐसा जवाब बनता है कि जो कम से कम आने वाले कम से कम 50 साल तो कोई इसका इलाज हो। अगर इस किस्म का कोई इलाज करना है तो फिर
सेनाएं वक्त लेंगी थोड़ा बहुत। 78,114 वर्ग किलोमीटर इलाका तो हमारा है। बिल्कुल देखिए, और उसी इलाके में ये आतंकी कैंप चलाते हैं। बिल्कुल देखिए संदीप, एक तो ये है कि स्टेट पीओके पर आप मतलब सिर्फ पीओके को एड्रेस करिए तो वो फिर आपकी वॉर फिर लिमिट होगी, जैसे आपकी कारगिल में वॉर लिमिट होगी थी। लेकिन कारगिल की वॉर के बाद पाकिस्तान तो आपके नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं है ना, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो नहीं आया ना, वो तो वहां बैठा था, लड़ाई खत्म होगी, लड़ाई खत्म होगी। उससे हमने अपनी टेरिटरी वापस ले ली, लेकिन एक हल नहीं निकला। मेरा मानना यह है कि लिमिटेड वॉर नहीं, एक ऑल आउट वॉर, ऑन ऑल फ्रंट वॉर, प्यूनिटिव वॉर, जिससे पाकिस्तान की टॉकिंग लाइक अ सोल्जर, नो, जिससे पाकिस्तान की, बिकॉज संदीप देखिए 1971 वॉर में जब उसको चोट लगी थी ना, तो वो निगोशिएटिंग टेबल पे आया था, हमने उदारता दिखाई, वो हमारी भूल है। लेकिन जब तक आप पाकिस्तान को ऐसा को चने चबवाना है, घुटनों पर ला देना है। बिल्कुल, आप उसको देखिए, आप ठीक कह रहे। देखिए मेरे साथ आपके डिबेट पे काफी डिप्लोमेट्स बैठे हैं, हम तमाम डिप्लोमेसी ट्राई कर चुके, हम फिर ये फाइनेंशियल, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तान भी परमाणु पावर है। अब देखिए, हाँ, वो जो भी है, बिल्कुल है, कमजोर है, पौधा है, उसको कोने में है भाई, उसको तो हम सीधा कर सकते हैं भाई, परमाणु सारी उम्र रहेगा और बाकी दुनिया भी तो दबाव डालेगी। नहीं, अब अमेरिका भी कह रहा है ना, भाई मेरी बात आप जवाब तो दे दो, पर संघर्ष लंबा ना हो। मेरी बात सुनो एक मिनट। आज सब जितने भी बुद्धिजीवी हैं सबसे पूछो, कहेंगे आज पाकिस्तान सबसे कमजोर है, फाइनेंशियली टूटने को हो रखा है, उसकी फौज में बगावत है, उसके स्टेट्स में बगावत है, डिवाइड होने को हो रखा है। अगर पाकिस्तान सब मानते हैं सबसे कमजोर हालात में है और दुनिया में डिसऑर्डर है, किसी की नहीं चलती और कोई किसी पे दबाव नहीं डाल सकता, कोई यूएन की रेलिवेंस नहीं है, तो ये सबसे अच्छा वक्त है उसको एक लाइफ लॉन्ग मैसेज देने का, लाइफ लॉन्ग उसको एक उसको सिखाने का, एक सबक सिखाने का। और वो सबक नहीं सीख सकता। देखिए जैसे नहीं, पर दो फ्रंट नहीं खुल जाएंगे। पाकिस्तान को हमेशा चीन का समर्थन रहेगा। मैंने रहने दो, क्या करेगा चीन, क्या करेगा? पाकिस्तान उस तरफ से एक और मोर्चा चीन खोल दे तो चीन कैसे खोल देगा? फ्रंट वॉर हो जाएगा। यही तो दिक्कत है बुद्धिजीवी लोगों की संदीप। वो कहते हैं पाकिस्तान चाइना फ्रंट खोल देगा, वो डरते हैं ना। ये र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं है, ये फियर मॉन्गरिंग है। वो न्यूक्लियर हथियार चलाएगा, वो ये करेगा, अरे वो करेगा, 10 साल और करवा लो, 20 साल करवा लो, कभी तो आपको फैसला लेना पड़ेगा ना। वो आप या तो 20 साल तक मान लो कि भाई चाइना है और भाई न्यूक्लियर है और भाई हम ब्लीड करते रहे, भाई वो जो करे करे, 2 महीने रो, 5 महीने रो। भाई वक्त ये सबसे ठीक वक्त है जहां तक उसकी न्यूक्लियर पावर है। मैं समझता हूं हमारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने उसका भी समाधान सोचा होगा। अगर आप ऑल आउट उसको ऑल आउट पाकिस्तान आप को कैजुअलिटी सफर करोगे, अगर सबक तो सिखाना ही है। लेकिन साथ ही साथ अब यहां पर कुलदीप खोड़ा साहब, मैं आपको शामिल करना चाहूंगा डिबेट में। जो आतंकवादी हैं और आतंकियों के जो आका हैं, उनको भी तो सबक सिखाना है ना। पहले ये आतंकी 10 दिन हो गए, आतंकी कहां खो गए? ये 4 आतंकी हमें मिल क्यों नहीं रहे? देखिए, जहां तक पहले आपने बात की पाकिस्तान को कैसे डील करना है, पिछले 36 साल से टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है और पिछले 30-35 साल से हम ये कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो रहा है, हम खत्म करेंगे। उड़ी स्ट्राइक्स और बालाकोट स्ट्राइक्स का नतीजा तो आपने देखा, थोड़ा कम हो गया उन स्ट्राइक्स के बाद, लेकिन फिर उभर के आया और अब फिर इंतहा पे पहुंच गया। इसका मतलब साफ जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा जब तक उसको आतंक की कार्रवाई करने के लिए नाकाबिल नहीं बनाया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनके जो लॉजिस्टिक्स हैं, उनका जो माइंडसेट है, उनको ऐसा चोट लगना चाहिए ताकि वो दोबारा हिम्मत। मैं इस पर आता हूं, इसकी डिटेलिंग में आता हूं। कुलदीप जी हमारे साथ राजीव डोगरा, एक सेकंड सर, राजीव डोगरा थोड़े वक्त के लिए ही जुड़े हैं और मैं उनका तहे दिल से इस बात का शुक्रिया भी अदा करता हूं। लेकिन राजीव डोगरा साहब, यहां पर पाकिस्तान को जो संकल्प लिया है देश ने कि हम सबक तो सिखाएंगे और सिखाना है, विकल्पों में क्या वॉर, लिमिटेड या लॉन्ग टर्म वॉर, लॉन्ग वॉर एक विकल्प है, या दरअसल हमारे पास कूटनीतिक रास्ते भी ऐसे हैं कि हम दबाव बनाकर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं? उसमें IMF से जो लोन मिल रहे हैं या FATF
अगर ग्रे लिस्ट में भी डाल देता है तो 85,000 करोड़ का तो हर साल का नुकसान सीधे पाकिस्तान को होगा। हमारे विकल्प क्या हमें तलाशने चाहिए आज की तारीख में? देखिए, जहाँ तक वॉर का या लिमिटेड वॉर का सवाल है, वो तो आपके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं पैनल में वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पर मेरे को एक मुहावरा याद आता है जो एक किसी ग्रीक फिलोसोफर ने लिखा था और अभी तक वही कायम है कि इट इज़ ईजी टू स्टार्ट अ वॉर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी इट्स एंड। तो मतलब युद्ध शुरू करना तो आसान है, पर युद्ध का अंत क्या होगा ये कहना मुश्किल है। सो इसमें मैं नहीं कोई अपनी ओपिनियन देना चाहता, वो ठीक नहीं होगी। पर आपने जो दो बातें कहीं, एक तो जो अपना बीएसएफ का जवान है इतने दिनों से पाकिस्तान के कब्ज़े में है, हमको उसके लिए आवाज़ भरपूर उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ वो उसके मुताबिक 2 दिन के अंदर उसको वापस कर देना चाहिए था। तो जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे वो बेचारा तो उसकी वही हालत हो जाएगी जो कमांडर यादव की हुई है ना, जो वेजिटेबल स्टेट में है। तो उसको वापस बुलाना चाहिए। दूसरा, आपने ठीक कहा कि अभी तक ये जो आतंकी हैं हमारी पकड़ में क्यों नहीं आए, इसमें देश में काफ़ी रंज है। पर हमको सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि टेरेन जो है जहाँ पे वो छुपे हुए हैं, एक तो टेरेन बड़ी डिफ़िकल्ट है और दूसरा हम ऑर्डिनरी टेररिस्ट से नहीं डील कर रहे। ये कमांडो हैं, चाहे रिटायर्ड हैं या सर्विंग है, ये मैं नहीं कह सकता, पर जिस तरह से वो उन्होंने ऑपरेट किया है वो कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं, फिर मुश्किल भी उसमें हो राजीव रही है। जी पर देखिए, सरकार जो दावे कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास डेटा है, हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, ये अपने आतंकी आकाओं पीओके में बैठे हुए थे, उनके साथ लगातार संपर्क साधे हुए थे, मतलब सर्वेलेंस हमारे रडार में थे, सुरक्षा के रडार में, तो फिर वो कहाँ छिप गए? देखिए, दोनों बातें नहीं हो सकती ना। आप ठीक कह रहे हैं, और बल्कि हमको थोड़े दिन पहले भी जाना चाहिए इस अटैक के, क्योंकि वो तो खुलेआम घूम रहे थे। कई बार उन्होंने रिकॉनेसेंस की, ना सिर्फ इस जगह की पर दूसरी जगह की भी, कई और जगह की भी, कि कहाँ सबसे ज़्यादा अटैक उनको बेनिफिशियल होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है और बहुत ज़्यादा फेलियर है। और राजीव जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बैसरन तो जहां पर हमला किया इन लोगों ने, इन आतंकियों ने, इन आतताइयों ने, 100 किलोमीटर दूर है ना एलओसी से। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल एलओसी भाई 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रास्ता है कि भाई छिप छिपा के आप निकल गए और वापस अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। 100 किलोमीटर दूर हो भाई आप, तो हमारे सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर दूर है, तो वो कम से कम 100 दिन से तो रहे होंगे हमारी ज़मीन पर। 100 दिन क्या, हो सकता महीनों से रहे होंगे। तो मतलब कई खामियां हैं जिनको हम 35 साल से पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा खून हमारा बहा है और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, खून बहता जा रहा है। तो कभी ना कभी तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। और कोई देश होता, अब देखिए कुछ महीने पहले फ्रांस में, बेल्जियम वगैरह में ऐसे इंसिडेंट हुए थे, कोई कार से मूव डाउन कर दिया, कुछ टेरर इंसिडेंट हुए, तो उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उसके बाद ये सुनाई नहीं देता। अमेरिका का 9/11 तो दोबारा नहीं हुआ, हमारा उन्होंने एक पॉलिसी बना ली राजीव जी। अब आपको क्या इस बात पर थोड़ा अचंभा नहीं होता? यू बीन अ करियर डिप्लोमैट, हम कहते रहते हैं कि 35 साल से सबसे ज़्यादा आतंकवाद का दंश किसी देश ने झेला है पूरी दुनिया में, तो वो भारत है। बट वी डोंट हैव अ नेशनल पॉलिसी ऑन टेररिज्म। आतंकवाद को लेकर हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है कि ये कोई करेगा हम ये करेंगे, दुनिया वालों बताकर करेंगे और आप रोक नहीं सकते, हम करेंगे अपने हित को साधने के लिए, अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए। वो है ही नहीं हमारे पास। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक हम डिटर्मिन्ड ना हों, जब तक हम श्योर ना हों
कि हम क्या करेंगे, तब तक सिर्फ ये कहना कि भाई वो टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, वो तो ठीक है, वो तो पाकिस्तान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही दुनिया को कोई फ़र्क पड़ता है। पर हमको कॉन्क्रीट एक्शन बताना चाहिए। अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड पे रखी है तो उसके बाद हमको एक छोटी सी कैनाल तो बना के अपने तरफ पानी डाइवर्ट करें। कौन सा ऐसा देश होगा दुनिया में जो सारा का सारा पानी 6 दरिया का दूसरे देश को देता जाए, दुश्मन देश को देता जाए, 80% हम और पानी अपने दे रहे हैं। लोगों को पानी की बूंद बूंद से वो नहीं देना चाहिए था। मैंने तो बल्कि एक किताब में पूरा चैप्टर लिखा है कि क्यों हमको उस टाइम इतना प्रेशर डाला अमेरिका ने थ्रू वर्ल्ड बैंक कि हम झुक गए। जो दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है जो इंडस वाटर ट्रीटी है। और अपना देखिए, पंजाब और हरियाणा में झगड़ा हो रहा है कि पानी की बूंद मिल जाए। दिल्ली की यमुना देखिए, वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। तो हम अपने लोगों का ख्याल करें। और कब से हम कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी इज़ अनफेयर। तो 1960 से लेके आज तक हमने एक कैनाल नहीं बनाई। जो डैम बनाए हैं उसमें वो पाकिस्तान कहता है कि उसको वाटर को स्टोर नहीं करेंगे, तो हम चुपचाप मान गए हैं और पूरा का पूरा डैम खराब होते जा रहे तो हैं। दरिया क्योंकि दिली वहाँ अब हमें सिल्टिंग जो है, दरिया दिली हमें खत्म करनी होगी। बहुत हो गई दरिया दिली, अब सीधे सीधे जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव डोगरा जी, आपने वक्त निकाला। लेकिन अशोक सज्जनहार, जो राजीव डोगरा कह रहे थे उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। हमने सिंधु जल संधि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अब उसको कह दिया कि नहीं मानते, बहुत दरिया दिली दिखा दी। पर ये जो पाकिस्तान 26 अप्रैल से सस्पेंड कर दिया शिमला समझौते को, शिमला समझौता कहता है कि भाई एलओसी को मानेंगे, वो पाकिस्तान तो मानता नहीं, हम मानते आ रहे हैं, न जाने क्यों। और द्विपक्षीय वार्ता से मामला सुलझाएंगे, पाकिस्तान तो इस बात को हमेशा थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए लगा रहता है। तो हम क्यों शिमला समझौते को बांधे बैठे हुए हैं, उसे ग्रंथ माने क्यों बैठे हैं? हमारी जमीन है वो 78,000 वर्ग किलोमीटर, घुसते क्यों नहीं उसमें? देखिए, बहुत धन्यवाद संदीप, और बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, शिमला अग्रीमेंट में जो लिखा 1972 की, वो एक चीज थी, परंतु अगर आप जमीनी तौर पर देखिए तो हमने उसको 2019 के बाद, जब से हमने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 और 35A, तब से तो हमने कहा पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं है। पाकिस्तान का तो सारा रोल ही इसमें खत्म हो गया है। कश्मीर के बारे में हमने कोई बात ही नहीं करनी है। जो बात करनी है अपने लिया हुआ है, वो कैसे आप हमें वापस करेंगे, बात बस इसी के बारे में करनी है। तो उसके बाद तो बहुत जिसे कहा जाए, जो मच वाटर हैज गॉन थ्रू द गैंजेस, हाँ, फ्लोन थ्रू द गैंजेस, बहुत पानी निकल गया है। और हमने तो अपनी, आप कार्यशैली को देखिए, आप केवल उसको मत देखिए जो हमने कहा भाई हम बायलैटरल उसमें रखें, हमने तो बायलैटरल को भी खत्म कर दिया। नहीं, मेरा कहना ये है अशोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये तो पता है, ये तो सारी दुनिया जानती है कि पीओके में ही इन आतंकियों के अड्डे हैं, वहीं ट्रेनिंग कैंप हैं, वो जमीन हमारी है, तो घुस के उनको नेस्तनाबूद, उनको तबाह क्यों नहीं करते हम? हाँ, नहीं, देखिए, वो तो कर सकते हैं, और मेरे विचार से वो जरूर जो अपने डिफेंस और जो अपना पॉलिटिकल लीडरशिप है वो देख रहा होगा। परंतु मेरे विचार में इस समय केवल उनको ही ऑडियो ले सकते हैं क्या हम अशोक जी का? थोड़ा सा दिक्कत आई है यहाँ पर कनेक्शन में, सिंगापुर में बैठे हुए हैं अशोक सज्जनहार। लेकिन रुबिंद्र सचदेव, इसी बात को अगर आप आगे बढ़ाना चाहें जो अशोक सज्जनहार कह रहे थे। थैंक यू संदीप जी। अशोक सज्जनहार तो बहुत ही वाइज हमारे मेंटोर हैं, तो मैं क्या बढ़ाऊंगा, बट आई ऐड अ क्विक 5 पॉइंट्स। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो आपने भी शुरुआत में कहा था, हमारे देश में यूनिटी रहनी चाहिए। आतंकियों का मकसद है हिंदुस्तान के अंदर बंटवारा कराना, इंडिया की इकोनॉमी को हिट करना, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहली बात, यूनिटी रहनी चाहिए, और पीएम ने भी सबसे पहले ये बात कही, यूनिटी। सेकंड, डिप्लोमेसी को लेकर के
मेरा विचार ये कि अभी ये बात हो रही थी हमारी डॉक्ट्रिन क्या है, मेरे विचार से हमारी डॉक्ट्रिन अब सिंपल होनी चाहिए, जो कि अमेरिका भी समझता है, और मैं बार बार इसको कह रहा हूं, हमारी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए टिट फॉर टैट। जेडी वैंस, ट्रंप ये टर्मिनोलॉजी समझते हैं, टिट फॉर टैट। भैया हमें एक हिट हुआ तो हम वापस हिट करेंगे, और इसमें हमें क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स हो रहा होगा, सज्जनार सर जैसे और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर मैं अगर विचार रखूं, हमें अमेरिका के जरिए अमेरिका को बोलना हो तुम पाकिस्तान पे प्रेशर डालो कि हमारी तो अब अति हो गई है, हमें तो टिट फॉर टैट करना है। नहीं, टिट फॉर अब टैट बात ये कि में हम पाकिस्तान दरअसल आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। FATF अगर ग्रे लिस्ट में डलता है 85,000 करोड़ का, तो सीधा नुकसान $1 बिलियन तो गए। सर मैं उसमें आता हूं, हाँ, 10 बिलियन बल्कि। एग्री, हाँ। मैं उसमें आता हूं, क्विकली मुझे दीजिए। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, पर मैं भी टिट फॉर टैट, और पाकिस्तान को अमेरिका और सऊदी अरब और एमिरेट्स द्वारा ये मैसेज दिया जाए कि इंडिया तो अटैक करेगा ही टिट फॉर टैट में। अब तुम्हारा जो रिएक्शन है बड़ा नहीं होना चाहिए, तुम कुछ तो रिएक्ट करोगे, समझने की बात है, पर ऐसा करोगे जो कि स्टेप डाउन हो, जिसको इंडिया काउंटर कर दे ताकि रुक जाओ। अगर तुमने बड़ा अटैक किया तो फिर तो बवाल हो जाएगा। तो अमेरिका, सऊदी और एमिरेट्स द्वारा हमें यह प्रेशर पाकिस्तान पे डलवाना चाहिए कि इंडिया तो अटैक करेगा ही टिट फॉर टैट पे, जो भी सर्जिकल कहीं जैसे भी नहीं, स्ट्राइक करेगा। इसमें देखिए लिमिटेड वॉरफेयर तो समझ में आता है, अगर लंबा खिंचता है युद्ध तो पाकिस्तान तो चाहे तबाह हो जाए, नुकसान हमारा भी होगा, हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए वॉर मॉन्गरिंग ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रोमांटिक आइडिया है, घुस के मारेंगे, तबाह कर देंगे, पर जो राजीव डोगरा कह रहे थे, वॉर शुरू तो किया जा सकता है, खत्म करना आपके हाथ में नहीं होता। फिर मैं तभी कह रहा हूं सर कि हम अमेरिका की गुडविल द्वारा ये प्रेशर डलवाएं पाकिस्तान पे कि उसका रिएक्शन आएगा अगर हम करेंगे, पर रिएक्शन ऐसा है, अगर प्रेशर पड़ सकता है कि ज्यादा ना आए, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। अब आ जाइए बात FATF पे। FATF डेफिनेटली इंपैक्ट करता है, आप जो आंकड़े दे रहे हैं, बट FATF यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 1 साल FATF में रहा, टर्की रहा। FATF तो KYC है, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। इससे ज्यादा जो आपने पहले बात करी, IMF भी तो 59,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है किस्तों में, जुलाई से पिछले साल शुरू हुआ है, उसको रोक दें सर। उस पे कंडीशंस होनी चाहिए, पर कि पाकिस्तान अपना आतंक कम करे, पर उसमें इशू है कि चाइना गवर्निंग बोर्ड में तो हो, ठीक है, चाइना को अलग थलग दिख जाना चाहिए, चाइना की असलियत आना चाहिए, IMF सपोर्ट करे हमें या ना करे। वाटर पे मैं क्विकली आता हूं। वाटर का जो फिलहाल हाल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल हमने कर दिया, पर वाटर आज की तारीख में हमारा कोई वेपन नहीं है। बट अगर हम नेशनल मिशन बनाएं 30/30, 47/47, हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक ब्रह्मास्त्र खड़ा कर सकते हैं थ्रू द कैनाल्स एंड मल्टीपल स्टोरेज सिस्टम्स। ये एक मून मिशन होगा। हम मेरे ख्याल से पर ये दूर की कौड़ी है, और कई बार हम थोड़ा सा जब लोगों के बीच राजनीतिक पुट जब हावी हो जाता है, ये 2016 में भी कहा गया, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, हमने कितने बांध बनाए रुबिंदर सचदेव, ये भी एक कड़वी हकीकत है ना। पब्लिक पोस्चरिंग को जमीन पर भी उतारना पड़ेगा, ये एक चुनौती है क्या राजनेताओं के सामने? वो एब्सोल्युटली चुनौती नहीं, ये तो मिशन होना चाहिए, जैसे मून मिशन, स्पूतनिक मिशन है, इस समय हमारा मिशन है, हमें अपनी अगली जनरेशंस को एक वेपन देके जाना पड़ेगा। ओके, वो हमें करना चाहिए। कनाल बनाने जितना खर्चा हो, लास्टली POK की हम बात कर रहे हैं 80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, इसमें हमें यह भी समझना है कि इसमें से तो आजाद कश्मीर जो है तो केवल 15-16 हजार है, बाकी तो गिलगिट बल्तिस्तान है, और गिलगिट बल्तिस्तान में से चाइना पैसिफिक कॉरिडोर जाता है। तो हम उस पूरे 80,000 को ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं। जो भी बातें करी जा रही है हमारे मिलिट्री एंगल से, मुझे पता नहीं है, बेहतरीन होंगी, या हम केवल आजाद कश्मीर की बातें कर रहे हैं, इसके भी बड़े इंप्लीकेशंस होंगे। अगर हम पूरा POK जो रेल गिलगिट बल्तिस्तान इंक्लूड करता है, उसमें CPEC है, तो चाइना के तो वहां सोल्जर्स हैं सड़कों पे, तो वी डोंट नो, आई डोंट नो। नहीं, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, मैं वहां तक ही अगर अपने आप को लिमिट करूं, तो हम क्यों वहां पर अंदर नहीं घुस सकते? ये तो एक्शनेबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, कुलदीप खोड़ा साहब, ये जानकारी तो है हमारे पास। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई खुफिया जानकारी है, हमें पता है कहां पर आतंकी ठिकाने हैं, कहां पर ट्रेनिंग होती है। देखिए, आतंकी जो उनके गढ़ हैं, लॉन्चिंग पैड हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो POK में भी है और कुछ उसके आगे भी है,
मुरीद के एलईटी हेडक्वार्टर पे, बहावलपुर जहाँ जैश महमूद का, वहाँ पे उनको रिक्रूट किया जाता है, वहाँ पे इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उनको आर्मी के साथ उनके अलग सेंटर बने हैं जहाँ आर्मी ऑफिसर्स रिटायर्ड और सर्विंग भी जाते हैं उनको वहाँ पे कॉम्बैट ऑपरेशन सिखाने के लिए। ये बात जो है, ये बात हमारे इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स में लगातार 1990 से आ रही है। जो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं टेररिस्ट, उनकी इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स में साफ जाहिर है कि इनकी ट्रेनिंग बाकायदा तौर पे काफ़ी सेंटरों पे पाकिस्तान में होती है जिसमें ज़्यादातर पीओके में है। तो अब की बार जब इसे अलर्ट हो गया 22 अप्रैल के बाद और पाकिस्तान को लग रहा है कि एक स्ट्राइक इमिनेंट है, तो उन्होंने रिपोर्ट्स ये भी हैं कि उन्होंने आतंकियों को वहां से शिफ्ट किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपना स्ट्राइक जो है वो डिले कर लेंगे। हमें स्ट्राइक करना है। हम उन्हें टाइम क्यों दे? आज खबरें ये भी आ रही थी खोड़ा साहब की जितने मदरसे हैं पीओके में, सर मैं ये जानकारी दर्शकों को भी दे दूं और सवाल में भी जोड़ दूं, मदरसे जितने भी हैं पीओके में उन्हें बंद कर दिया गया है महीने भर के लिए। अब वो मदरसे पनागाह भी मानी जाती हैं आतंकियों के लिए। कुलदीप खोड़ा साहब, आपको आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखो, ये जो समय की जो आपने बात की है, समय देखो, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में बोला कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जिन्होंने इस आतंकवाद को अंजाम दिया है उसके अलावा उनके पीछे वालों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये दीज आर और इम्पैनलिंग, और ये हमें उस दिशा की तरफ दिखाता है कि जो हम कार्रवाई नहीं, देश तो जवाब दे देगा। नहीं, ब्रिगेडियर दहिया, देश तो जवाब दे देगा, उसमें कोई शक नहीं है। हमें अपने सुरक्षा बलों पर, उनकी ताकत पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। पर पकड़कर दुनिया के किसी कोने में ये आतंकी छिपे हों, हम पकड़कर ढूंढ निकालेंगे एक एक करके। 10 दिन हो गए, वो तो भारत में ही थे, अब तक तो पकड़ लिए जाने चाहिए थे ना, कि नहीं? बिल्कुल, पर मैं आपका और आपके दर्शकों का ध्यान इस तरफ और दिलाना चाहूंगा कि भाई ये जो कश्मीर की जो टेरेन है, वैली की जो टेरेन है, वो एक बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। और इससे पहले एक जो ठहराव आया हुआ था सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के अंदर, जो कि एक मेन वजह मानी जाती है ये हादसा, क्यों ये हादसा हुआ। और सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय वैली में जो सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं वो परम सीमा पे हैं। और वो जो सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी एक जो सीधी चीज बाहर नजर आई है वो है कि आधे से ज्यादा टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि फौज हर जगह चप्पे चप्पे पे फौज नहीं हो सकती टू इंश्योर 100% सिक्योरिटी। साथ ही साथ उनको बंद कर दिया गया है और वो जो फोर्स है वो अभी वैली में पूरी तरह से फैली हुई है। और इसके 2 मकसद है। एक मकसद तो है आतंकवादियों को ढूंढना, अगर वो अभी भी मौजूद है, अभी 10 दिन हो चुके हैं, हो सकता है कि वो शायद वो एलओसी पार करके भी चले गए होंगे किसी एरिया से। लेकिन जो दूसरा बड़ा मकसद है वो है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है और जो सिंपैथाइजर्स का नेटवर्क है उसके ऊपर फिर से पूरा कंट्रोल करना। क्योंकि जब भी हमें ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, चाहे पीओके में करें चाहे पीओके से बाहर करें, वो देश का नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन हमारा जो ढाई फ्रंट की जो बात करते हैं, पाकिस्तान, चाइना और इंटरनल सिक्योरिटी जो हाफ फ्रंट है, उस हाफ फ्रंट को भी हमने पूरी तरह सिक्योर करना है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा उसके ऊपर जोर लगा हुआ है ताकि जब भी हम यहाँ से ऑपरेशन लॉन्च करें तो हमारा बेस जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो। और साथ ही साथ जो आपने बात की कि भाई अभी जिस राज्य से आप आते हैं ब्रिगेडियर दहिया, वहीं से जयवीर अहलावत है हमारे दर्शक महम के, वो सवाल पूछ रहे हैं। पिछला ये सवाल लीजिए, पीसीआर में सवाल ले रहा हूं ना, अभी आप पिछला सवाल लीजिए। तो जयवीर अहलावत वो सवाल पूछ रहे हैं कि आतंकवादी आसानी से देश में घुसकर घटना को अंजाम देकर वापस देश से निकल जाते हैं, हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? अगर निकल गए हैं तो, या अभी भी यहीं है तो वो यहाँ कैसे हैं, हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? जैसा कि मैंने जयवीर अहलावत को मैं बताना चाहूंगा कि भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा जोर है इसके ऊपर। एक ठहराव आ गया था
हमने सोचा कि भाई सिक्योरिटी सिचुएशन काफी स्टेबलाइज हुई है, और इसी चीज का उन्होंने फायदा उठा के ये कार्रवाई को अंजाम दिया, ये आतंकवाद की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन हमारी फोर्सेस पूरी तरह सक्षम है, और वो इस समय उनको पूरा ढूंढने में कोशिश पूरी जारी है। अगर वो इस देश में है तो अभी तक तो कोई सवाल नहीं होता, अगर वो अंदर है वो पकड़े नहीं जाएंगे, वो डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। नहीं, लेकिन वो अगर बाहर तो निकल उस बात पर भी कुलदीप खोड़ा साहब हमें भरोसा है कि पकड़े तो जाएंगे, बचकर जाएंगे कहां, कब तक खैर मनाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है, बिशंबर दयाल साहब अभी खोड़ा साहब नहीं जुड़ पाए, उनके लिए मैंने एक सवाल बनाया था, पर मैं यहाँ पर विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जो पत्नी है हिमांशी, उनका जो ये संदेश है, मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती, जो हो रहा है मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ लोग जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, बेशक हम न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा तो देनी चाहिए। घर में हमें जहर भी नहीं बोना है, साथ साथ इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी हिंदू मुस्लिम करते हैं और कोई भी अगर आप एक तरह से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सिर्फ अकेले या की कार्रवाई कश्मीरियों करते के हैं, खिलाफ, या कश्मीरियों के खिलाफ, तो अब आप तो बहुत ISI जगह का- कश्मीरी तो बच्चे आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उत्तराखंड गलत में, है। उत्तर प्रदेश में, हमारा दायित्व- महाराष्ट्र में सवाल डरे हुए घूम रहे हैं नहीं, वो। हमारा दायित्व है। देखिए संदीप, ये तो ISI चाहता है कि आप कश्मीरी को आइसोलेट करने का मतलब हो गया आप कश्मीर को आइसोलेट कर रहे हैं ना, आप श्रीनगर को आइसोलेट कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि जो ये टेररिज्म ने इफेक्ट किया है टूरिज्म पे, इस पे भी हमें एक बार दिखाना चाहिए ताकि हम लोग जाएं वहां। संदीप, मैं एक बात जिस कहना तरह चाहता से हूं, कश्मीरी अवाम सड़कों पर संदीप, उतरे, बिल्कुल, सब एक मिनट। पोनी वाले, खच्चर वाले, टूर ऑपरेटर्स। संदीप देखिए, आप इतने दिन से डिबेट कर रहे हैं, जितने सुझाव लोग दे रहे हैं ना, ये भारत पिछले 35 साल में नहीं, पिछले 70 साल में 20 बार ट्राई कर चुका है, कोई इलाज नहीं इसका। और संदीप देखिए, अपनी ताकत वहां लगानी चाहिए जहां आपको कम से अब कम आप नुकसान लोगों हो। से ही एक सवाल पूछ मैं रहे साफ हैं। बता रहा हूं, मनीष कुमार पूछिए वाराणसी मनीष। वासी हैं, वो कह रहे हैं कि सेना को खुली छूट है, वो सरकार ने दे दी है। वैसे खुली छूट तो हमेशा रहती है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि खूंटे के आपको बांध दिया जाता है। बेटा, तो उसी दिन से कार्रवाई आरंभ होनी चाहिए, नहीं, चाहिए थी, नहीं, वो ये नहीं, पूछ रहे हैं। बेटा देखिए, कार्रवाई जब होती है, जब सेना को प्रिपरेटरी फेज एक मिलता है, और ये जो कह रहे हैं ना खुली छूट है, ये कोई अच्छी डायरेक्टिव नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप को क्लियर कट डायरेक्शन देना चाहिए कि भारत की सेना को, पूरी सेना को डायरेक्शन देना चाहिए, यह करना है आपको। जैसे वाजपेयी जी ने खुली छूट देके कहा, हम आपको LOC से एयर नहीं क्रॉस करें और मेन लड़ाई ना लड़े, सिर्फ कारगिल कैप्चर करें। आज का हमारा मुद्दा होना चाहिए कि हमें उसकी सेना को लड़ाई में लाएं, डिस्ट्रॉय हमें करें, मुजफ्फराबाद के समर्थ फलाने करें। आतंकी कैंप को देखिए, नेस्तनाबूद हमारे करना सामने है। एक पागल हाथी सूंड में उठा उठा के लोगों को फेंके जा रहा है और हम चींटी की तरफ भाग रहे हैं। ये जो टेररिस्ट है, ये चींटियां हैं, पागल हाथी है, उसकी फौज, उसकी ISI, जो कि हमें पिछले 35 साल से हमें ब्लीड कर रही है। जब तक आप उसको नहीं ठोकेंगे, जब तक आप उसको नहीं डिस्ट्रॉय, उसकी मिलिट्री पावर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। और एक भाई कह रहे थे लड़ाई शुरू करना आसान है, खत्म शुरू, जो लड़ाई अगर आप नहीं खत्म करोगे, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मनवा ही नहीं सकते। जर्मनी ने भी तो मानी ना, 5 साल लड़े, और देखिए 9/11 हुआ, और US कितने दिन नहीं, पर हमारे पास पलट 20 उदाहरण साल, भी है। 20 रूस साल। ने हमला किया था यूक्रेन पर की 2 दिन की बात नहीं, है, नहीं, वो 2 नहीं, साल नहीं, में नहीं, भी नहीं, पूरा नहीं देखिए, हो रहा देखिए, है, गले की हड्डी बन गया है। नहीं, गले की हड्डी नहीं बना। अरे रशिया अपना, देखिए, जब तक नाटो नहीं कहेगा हम यहां नहीं जाएंगे, जब तक रशिया ऐसे ही रखे, रशिया तो बढ़ाता है फिर घटा देता है, फिर नॉन फिर बढ़ाता है। वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड वॉर लड़ रहा है। उसने कभी नहीं कहा, पुतिन ने कभी नहीं कहा कि मैं 2 दिन में खत्म करूंगा, जो नहीं तो कीव से लड़ाई स्टार्ट होती ना। हम 2 साल का युद्ध अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते, बनेंगे ना भूखे, लेकिन 20 साल और 200 साल तक परिवारों को हमारी ठीक है, generation ये सफर आपका करे। व्यू पॉइंट है अशोक सज्जनहार। एक ये पहलू है ना कि वॉर शुरू हुआ तो वो खत्म कैसे होगा, वो कितना लंबा चलेगा, इन सब बातों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए और विमर्श क्या इस तरफ भी जाना चाहिए। रुपेंद्र सचदेव नहीं मिल गए हैं, आपका कनेक्शन मिल गया, बड़ा कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है सज्जनहार साहब, जवाब प्लीज। जी नहीं, ये मैं माफी चाहता हूं, जो कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। आई होप इट इज
रिस्टोर्ड, आई होप इट इज बेटर। मैं जी जी देखिए सुनाई पड़ रहा है। जो जी अब देखिए जब तक आप ये बात कहने लगे यहाँ कनेक्शन की दिक्कत फिर आ गई। रुपेंद्र सचदेव साहब प्लीज एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। संदीप जी, मैं क्विकली मल्टीपल चीजें हैं, सब में बात करना चाहता हूँ। मैं फोकस करूंगा दो चीजों पे अगेन। मेरा ये मानना कहना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो मिलिट्री जो भी करेगी बहुत कुछ, फॉरेन पॉलिसी में हमें अपनी डॉक्ट्रिन दिखा देनी चाहिए, बोल देनी चाहिए बार बार टिट फॉर टैट। अमेरिका ये भाषा समझता है ट्रंप और वैंस, और उसके चलते हमें ये दिखाना चाहिए कि हम कुछ करेंगे। इनसे प्रेशर डलवाना चाहिए कि पाकिस्तान का रिएक्शन कम हो। ज्यादा रिएक्शन हुआ तो फिर बर्बादी हो जाएगी। दैट इज वन। सेकेंड, आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे। यस, FATF डेफिनेटली उससे रियली देखा है कुछ फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं, बट यस आपके नंबर्स हैं जितने 1000 करोड़, IMF ज्यादा है, पर उससे भी ज्यादा जो बड़ी गेम है, जो आई थिंक हम रियली मिस कर रहे हैं, ये इंडिया के ऊपर एक इकोनॉमिक हिट है। ये आतंक ही नहीं है केवल। इस समय ट्रंप टैरिफ्स के चलते दुनिया की अमेरिकन कंपनीज, खासकर चाइना से उनको भगा रहा है ट्रंप। बोल रहा है भागो भागो निकलो। वो जा रही है थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया, वेरेवर। भारत एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, और ये टाइम सेंसिटिव है। इस समय अगर भारत में ये वॉर के, युद्ध के बादल छा रहे हैं, ये वो, तो उनके बोर्ड रूम्स में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, जहां भी वो सोचेगा चलो यहां नहीं, छोड़ो यार, मैं मलेशिया में बनाता हूं प्रोजेक्ट। ये भारत के खिलाफ एक इकोनॉमिक हिट है, बहुत और ये इंपॉर्टेंट हिट आप बात कह चाइना रहे को हैं। मदद करता है। बिल्कुल आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और कुलदीप खोड़ा साहब, इसमें फिर हिमांशी का जो ये संदेश है देश को, एकजुटता की जो वो बात कर रही हैं कि मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती, मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपदा देखिए, का वो तो वक्त है, करना पर चाहिए। एक साथ भी हमें रहने देखिए, का हमने- संदेश भी हमें देना चाहिए। देखिए, हमने कम्युनल हार्मनी तो मेंटेन रखनी चाहिए, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर हम इंटरनल कास्ट और रिलीजियस वॉर में आ गए तो उससे हमारी कमजोरी होगी और दुश्मन उसमें जीत जाएगा। लेकिन एक अहम बात मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि एक आम राय बनी है कि अब की बार हमने पाकिस्तान को हिट करना है और उसको नाकाबिल बनाना है कि दोबारा ये हरकत ना कर सके। लेकिन साथ में अगर आप पाकिस्तान मीडिया सुनेंगे, वहां पे ये बात भी चल रही है कि अमेरिका ने प्रेशर लाया है इंडिया पे कि इसको एस्केलेट ना करे। और जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी बात की, उसमें यहाँ से भी एक जो उसका हवाला आया मीडिया में, वो ये है कि हिंदुस्तान को जवाब तो देना चाहिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ये वर्ड इसमें यूज किया गया, लेकिन एस्केलेट नहीं करे। हाँ। और पाकिस्तान हिंदुस्तान ये मिलकर करना चाहिए। और इसकी मैं एक बात यहाँ पे बड़ी जोरदार तरीके से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, और हमने इतने 35 साल पाकिस्तान को देखा है, हमने ग्राउंड लेवल पे डील किया है कि कैसे OGWs को हैंडल करता है, कैसे OGWs इसमें काम कर रहे हैं, जो आपने बात कही। अब की बार अगर हमने सख्त जवाब नहीं दिया और ऐसा जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को कि वो दोबारा ऐसे हरकत ना करे, उसका नतीजा ये होगा कि टेररिज्म हिंदुस्तान में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में चलता रहेगा और वो कभी बंद नहीं होगा। फिर तो मतलब इसलिए ये फुल एंड फाइनल करना turning point होगा, है कि ये माकूल जवाब तो देना होगा। एक छोटा सा 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा अशोक सज्जनहार साहब। ये हमारे पूर्णम कुमार शॉ जो BSF के जवान हैं जो अब पाकिस्तानी कब्जे में हैं, इनकी कोई खबर, मैं नेशनल मीडिया का हिस्सा हूं, हम भी ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, 9 दिन से वो भी पाकिस्तानी कब्जे में है। इस तनाव के बीच उन्हें निकालना भी तो एक कूटनीतिक चुनौती है भारत के सामने। जी, मेरे ख्याल से चुनौती भी है संदीप, और जरूरत भी है। और जो हमारे ऊपर हमको ये कह रहे हैं, जो आप सब्र बरतिए, आप संयम बरतिए और हमला मत करिए, उनको बताना है जो सबसे पहले तो इसको आपकी रिहाई आपने इंश्योर करनी है। उसके बाद एक आखिरी में, क्योंकि आपके पास समय भी कम ही होगा, मैं ये कहना चाहूंगा जो भारत को एक्शन तो लेना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया भी एक्सपेक्ट कर रही है और पूरा देश भी एक्सपेक्ट कर रहा है। 140 करोड़ जो हमारे लोग हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो डिप्लोमेटिक इंडस वाटर्स ट्रीटी वगैरह वगैरह, उससे
मेरे विचार से वो ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। परंतु जो रविंदर ने बताया है, जो जब हमारा हमला तो होकर रहेगा और वो हम अपने जो सर्विस चीफ्स हैं और जो इंटेलिजेंस हैं वो डिसाइड करें जो कब करना है, कितना करना है वगैरह। और देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप जब वो कहती है जो भाई हमने पूरी उनको खुली छूट दे दी है, खुली इजाजत दे दी है, मतलब ये नहीं जो वो हमसे बिना पूछे करेंगे, परंतु उनके पास उनके हाथ एकदम खुले हैं। जो तो देश तो तैयार है, फौज भी तैयार है, खुली छूट भी दी गई है, जवाब क्या होगा, किस तरह से बदला लिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। पर इन सब के बीच वो 4 आतंकी कहाँ हैं, कहाँ खो गए, इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। और पूर्णम हमारे बीएसएफ के जवान, उन्हें वापस लाना भी एक चुनौती है। इन बातों को भी हमें नज़रअंदाज कतई नहीं करना है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।